हेलो एवरीवन। तो आज हम पॉलिटी का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन मेंस का है, जो कि सेंटर एंड स्टेट का जो डिस्प्यूट होता है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, उसी के ऊपर लिखना था। तो ये जो इशिता किशोर मैम है, जो टॉपर थी हमारी 2022 की, तो उन्हीं का क्वेश्चन है। मैंने क्योंकि उनको अच्छे खासे मार्क्स थे GS2 में, और उनका पॉलिटी, उनका PSIR जो उनका ऑप्शनल था, इसकी वजह से उनका आंसर बहुत ही अच्छा था, ऐसे लगा मुझे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इनका आंसर मैं अपने हैंड राइटिंग में लिखती हूँ और यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनको सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं GS2 में। वो पॉसिबल नहीं होता है इतने आसानी से GS2, GS1, GS3 में मार्क्स आना बहुत मुश्किल है। उनको 130 मार्क्स है GS2 में। तो मैंने सोचा कि उनका आंसर देख लेते हैं, तो शायद हम भी उस तरह से ट्राई करेंगे। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैव बीन अ पेरेनियल फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल। जो ये डिस्प्यूट्स होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, हालांकि इनकी जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीज़न इनको किया है, इनकी पावर का डिवीज़न, सबको अपनी अपनी पावर मिली है, स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है, फिर भी इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं। तो उसी को हमें यहाँ पे कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस है, डिस्प्यूट्स है, उसको एग्जांपल के साथ हमें यहाँ पे डिस्कस करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, द फेडरल नेचर ऑफ इंडिया इज़ एग्जिबिटेड बाय आर्टिकल 1। यहाँ पे आर्टिकल का जिक्र किया है। इंडिया, दैट इज़ भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन दीज यूनिट्स इज़ अ कॉमन। तो यहाँ पे उन्होंने आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है वो लिखा है। उसके बाद में यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, वो कॉमन है, ऐसे बताया। इन्होंने यही से इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। और ये इंट्रोडक्शन देखो, जब भी अगर एग्जामिनर क्वेश्चन चेक करता है तो पहले क्या देखेगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। वो पहले जब भी क्वेश्चन उठाएगा, क्वेश्चन देखेगा, तो इंट्रोडक्शन देखेगा। अगर आपका इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग, पावरफुल होगा, तो उसको लगेगा कि हाँ, बंदे के पास नॉलेज है और अच्छा खासा लिखा है। तो इंट्रोडक्शन देखेगा, बाद बीच में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। अगर उसको जल्दी होगी, वो बोर होता होगा, तो ज़्यादा नहीं देखेगा, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देख के मार्क्स देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा होगा कि रिलीजियसली चेक करने वाला होगा, तो वो थोड़ा बॉडी भी देखेगा। तो हमें ज़्यादा कहाँ पे फोकस करना है, हमारा इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए और कंक्लूजन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर बीच में, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि बॉडी के ऊपर ध्यान ना दें, बिल्कुल देना है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें बॉडी में भी लिखना है, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। तो इन्होंने यहाँ पे जो है, ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको एड्रेस करने के मेकैनिज़्म, मतलब किस तरह से हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल तरीके कैसे, कौन से दे रखे हैं, जिससे ये जो डिस्प्यूट्स आते हैं उसको हम रिजॉल्व कर सकें। तो ये यहाँ पे मेकैनिज़्म लिखे हैं उन्होंने। तो आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल होती है, जिसके माध्यम से जो भी स्टेट के बिटवीन प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व किया जाता है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है काउंसिल के दरमियान। और आर्टिकल 262 जो है, यहाँ पे रिवर वाटर डिस्प्यूट्स होता है, जैसे कि महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में डिस्प्यूट्स होता है गोदावरी के वाटर से रिलेटेड। फिर तीस्ता, जैसे आप देखते हो सिक्किम, वेस्ट बंगाल का वो इशू है। तो इसके लिए ये जो है रिवर वाटर डिस्प्यूट्स वाला जो आर्टिकल 262 के अंदर दे रखा है, इसके द्वारा वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है। फिर जोनल काउंसिल्स होती हैं, हर जोन अलग अलग, नॉर्थ वाला जोन अलग है, वेस्टर्न इंडिया वाला जोन अलग है, ईस्टर्न इंडिया वाला जोन अलग है। तो ये 5 जोन्स हैं। तो वो आपको पॉलिटी में अच्छे से डीप में पढ़ना चाहिए। इसके द्वारा भी प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। GST काउंसिल है, जहाँ पे टैक्स के प्रॉब्लम जो भी होते हैं, जो डिवीजन होता है टैक्स का, वहाँ पे वोटिंग की जाती है सेंटर और स्टेट की। हालांकि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है कंपेयर टू स्टेट। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो यहाँ पे की जाती है। और कमीशंस बनाए गए थे, जैसे कि सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, जिन्होंने बताया कि स्टेट का और सेंटर का रिलेशन कैसे होना चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बनाए गए थे, ठीक है।
तो ये मैकेनिज़्म यहाँ पे बताया है। फिर लास्ट में यहाँ पे मतलब यहाँ से एक्चुअली बॉडी स्टार्ट हो गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर 7th शेड्यूल हैज़ नॉट कंटेन दिस एज, मतलब जो ये प्रॉब्लम्स है ये 7th शेड्यूल में कंटेन नहीं है, जो कि 7th शेड्यूल में ही हमारे 3 लिस्ट है उसी के अकॉर्डिंग पावर्स मिली है। ठीक है, जो 3 कौन सी है 7th शेड्यूल में, यूनियन, फिर कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है उन्होंने पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन यूनियन एंड रीजनल पार्टी जो होती है उनके बीच में पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स होता है, तो इसीलिए कोऑपरेशन नहीं होते हैं, इसीलिए निगोशिएशन नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल लिखा है वेस्ट बंगाल्स का, वेस्ट बंगाल्स लैक ऑफ कोऑपरेशन इन तीस्ता निगोशिएशन, जो तीस्ता रिवर प्रॉब्लम है ये पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से यहाँ पे कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे टोपोग्राफी क्रिएट्स डिस्प्यूट्स ऑफ रिवर शेयरिंग, जो रिवर्स होती हैं, तो रिवर तो ये तो नेचुरल है कि बस एक ही स्टेट से वो ओरिजिनेट हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ही उसी स्टेट में वो अपना वाटर भी डिस्चार्ज कर देगी, नहीं, वो उसको तो कोई बाउंड्रीज पता नहीं है ना, बाउंड्रीज तो हमने क्रिएट की है, हमने एज ए ह्यूमन वी आर क्रिएटेड द बाउंड्रीज, तो ये रिवर का तो कोई इशू नहीं है ना इसमें। तो यही एग्जाम्पल गोदावरी का दिया है, बट जो सेंटर है वो स्टैंड नहीं लेता है, लेना चाहिए। ये टोपोग्राफी वाला है यहाँ पे। और नेक्स्ट है यहाँ पे, अब देखते हैं हम, वो है ये फाइट फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। कुछ स्टेट जो है हमने जहाँ पे नेचुरल हज़ार्ड ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे एरिया को हमने स्पेशल कैटेगरी में रखा है। जैसे आपने देखा ही होगा हिमालय साइड वाले या वेस्टर्न घाट वाले साइड के जो स्टेट है उनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है और उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी दिया जाता है। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बिहार इन फाइनेंस कमीशंस, तो बिहार की भी मतलब फ़ाइट होती रहती है कि हमें भी स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस चाहिए। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में बिहार के पास स्पेशल कैटेगरी वाला स्टेटस है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है फेडरल एनक्रोचमेंट। फेडरल एनक्रोचमेंट कैसे होता है, तो जीएसटी जो डिसीजन जीएसटी में जो जीएसटी काउंसिल में डिसीजन के लिए जो वोटिंग रिक्वायर्ड होती है, तो वहाँ पे अगर देखा जाए स्टेट कितना है 3/4 मेजॉरिटी होती है और जो सेंटर होल्ड करता है वो कितना करता है 2/3, मतलब सेंटर के पास ज़्यादा है स्टेट के पास कम है। तो इसकी वजह से ये फेडरल एनक्रोचमेंट कहा जा सकता है इसको। और अगेन अगर देखा जाए तो क्रिएशन ऑफ सीबीआई एनआईए ये जो है इसमें भी सेंट्रल का रोल जो होता है वो ज़्यादा होता है और इसको चैलेंज भी किया था छत्तीसगढ़ ने। तो इस तरह एग्जाम्पल के द्वारा आप बता सकते हो कि फेडरल एनक्रोचमेंट कैसे हो रहा है। फेडरल का मतलब यही होता है कि इक्वल पावर होनी चाहिए, स्टेट के पास भी और सेंटर के पास भी। हालांकि सेंटर थोड़ा पावरफुल होता है, लेकिन अभी सीबीआई एनआईए में अगर देखा जाए तो स्टेट का कोई रोल ही नहीं है, ज़्यादा रोल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी डिसीजन। सिक्योरिटी डिसीजन में अब देखा जाए तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है इनहांसिंग बीएसएफ, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है वो एरिया जो है पंजाब में उसको बढ़ाया गया है। तो ये इसमें स्टेट का कोई उन्होंने लिया ही नहीं, सेंटर ने अपना ही डिसीजन वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं हमको एरिया बढ़ाना है तो हमने बढ़ा दिया, मतलब स्टेट से पूछा भी नहीं। ठीक है, 6 वाला है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इश्यूज ड्यू टू डायस्पोरा। जो डायस्पोरा वही होते हैं जो इंडियन पीपल होते हैं अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, उनको हम इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनलाइजेशन जो होता है इशू, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा बताया तमिल एलम जो थे वो डिमांड करते थे श्रीलंका में अपना एरिया बनाने के लिए। तो ये यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लिखा है। लास्ट में इन्होंने वही लिखा है जो उनके टाइम पे था, नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैन एंश्योर हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया फॉर इंडिया एट 75, मतलब जो हमारा
75 साल होने वाले थे इंडिया को इंडिपेंडेंस होके, तो उसके लिए यहाँ पे इंडिया एट द 75 लिखा है। और ये नीति आयोग का जो है उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंश्योर करने की बात की थी, तो उसी का यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। तो ये एक पावरफुल इसको कंक्लूजन कहा जा सकता है। तो आप ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और कंक्लूजन भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बॉडी में आपको काफ़ी टू द पॉइंट लिख के उसके नीचे आप एग्जाम्पल्स से आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसको कन्वे कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर राइटिंग मैंने जैसे बोला है आपको कि आंसर राइटिंग वन डे प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स टू मच टाइम टू इम्प्रूव इट। तो आपको इम्प्रूव करना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली लिखना पड़ेगा। प्लीज़ लिखिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या मतलब मेंस के आंसर राइटिंग में क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।